ओके, सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन के बारे में। सो बेसिकली हम पूरी मेडिवल हिस्ट्री डिस्कस करेंगे थ्रू टाइमलाइंस। एक शॉर्ट स्टोरी की तरह हम पूरी मेडिवल हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की, क्योंकि ही वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम। सो प्रॉफिट मोहम्मद वॉज बॉर्न इन 578 इन मक्का। ठीक है, मक्का में उनका जन्म होता है। एंड जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का में इस्लाम प्रोपागेट करना शुरू करते हैं, मतलब अपनी टीचिंग के थ्रू वो इस्लाम को प्रोपागेट करना शुरू करते हैं, तो वहाँ के जो वेल्दी पीपल थे वो उनके एनिमी बन जाते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद को मक्का छोड़ के मदीना माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, मक्का से उनको मदीना जाना पड़ता है। तो ये जो माइग्रेशन था ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको हिज्र कहा जाता है। सो बेसिकली दिस वर्ड हिज्र रिप्रेजेंट माइग्रेशन। एंड ये जो टाइम पीरियड है, दिस टाइम पीरियड 622 AD, इसको स्टार्टिंग माना जाता है इस्लामिक कैलेंडर का या फिर इस्लामिक एरा का। ठीक है, तो हमें ये बात याद रखनी है कि 622 AD इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टार्टिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर और इस्लामिक एरा। एंड दिस वर्ड हिज्र रिप्रेजेंट माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे क्या हुआ। फिर वो जब मदीना जाते हैं तो वहाँ पर वो अपने टीचिंग्स स्प्रेड करना शुरू करते हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं, एक बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी तैयार हो जाती है। तो उसके बाद वो वापस लौटते हैं मदीना से मक्का। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर मदीना से मक्का वापस जाने के बाद क्या होता है कि इन 632 AD उनकी डेथ हो जाती है। तो अभी क्या हुआ कि इतनी बड़ी एक मुस्लिम कम्युनिटी तैयार हो गई थी, एंड जो लीडर था इतनी बड़ी कम्युनिटी का, वो अचानक से उसकी डेथ हो जाती है बिना कोई सक्सेसर नॉमिनेट किए हुए। तो उनके फॉलोअर्स के बीच एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग चाहते थे कि जो हमारा नेक्स्ट जो सक्सेसर बने, जो हमारा नेक्स्ट लीडर बने, वो प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली से होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि जो उनके लीडर्स हों, मतलब नेक्स्ट जो उनका लीडर हो, उनको वो लोग मिलके सेलेक्ट करें, ऐसे कोई फैमिली से ना हो। तो इसके कारण इस्लाम की 2 सेक्ट हमें देखने को मिलती है, शिया एंड सुन्नी। ठीक है, इसकी बात मतलब यहाँ पे नहीं करते हम आगे। अब क्या होता है कि फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं ना, उन्होंने मिलके एक कैलिफेट मतलब उन्होंने मिलके किंगडम इस्टेब्लिश किया, जिसको कैलिफेट कहते थे, और उसके हेड को कैलिफ कहा जाता था। ठीक है, अब उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट किंगडम्स हम पढ़ते हैं, एक मतलब 2 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हम पढ़ते हैं, एक उमैय्यद डायनेस्टी है ना, एक अब्बासिद डायनेस्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट में उमैय्यद डायनेस्टी की। तो उमैय्यद डायनेस्टी का जो एक कमांडर था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उसने क्या किया था? उसने सिंध को इन्वेड किया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि हु इन्वेडेड सिंध, तो मोहम्मद बिन कासिम। एंड अगर क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, तो हमें याद रखना है कि ही बिलोंग टू उमैय्यद डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद हमसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड सिंध, हु वाज द रूलर ऑफ द सिंध। तो हमें याद रखना है कि सिंध के रूलर कौन थे? दाहिर थे। ठीक है, एंड ईयर भी हमें याद रखना है 712 AD। इसमें मोहम्मद बिन कासिम सिंध को इन्वेड करते हैं, एंड उस समय सिंध के जो रूलर थे उनका नाम था दाहिर। उसके बाद एक और टर्म था बुक में जो हमें याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ जिमीज़। सो व्हाट डज दिस टर्म जिमीज़ मीन्स? क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिमी का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जिमीज़ रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ सिंध, एंड इसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना हमें याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब्बासिद किंगडम की, दिस वन। ठीक है, अब्बासिद किंगडम की बात करते हैं। तो अब्बासिद किंगडम के बेसिकली एक तुर्किश गवर्नर ने इस किंगडम को इस्टेब्लिश करा था। एंड उस समय तक जो कैलिफ्स थे जिसको इस्टेब्लिश किया था, मतलब हमने बात करी थी ना कि प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने एक कैलिफेट, एक एम्पायर इस्टेब्लिश किया, उसके हेड को कैलिफ कहते थे। तो अभी तक क्या हुआ कि ये कैलिफ की जो पोस्ट थी ना, बस एक रिचुअल अथॉरिटी रह जाती है, ज़्यादा पावर नहीं होता। ठीक है, अब इस अब्बासिद डायनेस्टी के सबसे पहले जो मतलब रूलर थे उनकी बात करते हैं। वो कौन थे? वो अल्पतीन थे। ठीक है, अल्पतीन के सन इन लॉ कौन थे? सुबुक्तीन। एंड सुबुक्तीन के सन जो थे वो थे महमूद ऑफ गजनी, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमें इसमें क्रोनोलॉजी याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले कौन आता है? अल्पतीन। अल्पतीन के बाद सुबुक्तीन, एंड सुबुक्तीन के बाद महमूद ऑफ गजनी। तो बेसिकली महमूद ऑफ गजनी हिंदू शाही किंगडम के साथ इनकी कन्फ्लिक्ट चलती है, और उस समय जो हिंदू शाही किंगडम के जो
रूलर थे जिनको कन्फ्रंट किया था महमूद ऑफ गजनी ने, उनका नाम क्या था? जयपाल। ये हमें याद रखने की ज़रूरत है इसलिए क्योंकि यूपीएससी में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है जो हमसे पूछा गया था कि जहाँ पर महमूद ऑफ गजनी जो हिंदू शाही किंगडम के रूलर जयपाल से कन्फ्रंट करते हैं, ठीक है, उस प्लेस का नाम क्या है? तो उस प्लेस का नाम क्या था? उस प्लेस का नाम हमें याद रखने की ज़रूरत है थोड़ी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा है तो हम याद रखेंगे। सो उस प्लेस का नाम था झूजक, ठीक है, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है तो रिपीट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि हाँ, ये थे हमारे महमूद ऑफ गजनी। इनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने इंडिया में 17 रेड्स करे थे, बहुत सारे रेड्स करे थे, जिसमें से एक बहुत फेमस है हमारा सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि ये सोमनाथ टेम्पल को जो लूटा था, जिन्होंने काफ़ी रेड्स करे थे, काफ़ी मतलब तबाही मचाई थी, वो कौन थे? महमूद ऑफ गजनी थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम घुरीद किंगडम की बात करते हैं। महमूद ऑफ गजनी के बाद कौन आता है? घुरीद एम्पायर। पर उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि महमूद ऑफ गजनी के टाइम कुछ फेमस पोएट्स रहे होंगे, उनका नाम हम याद मतलब उनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन थे। जैसे फिरदौसी थे इनके टाइम, महमूद ऑफ गजनी के टाइम। सो फिरदौसी वॉज द लाइक पोएट इन द कोर्ट ऑफ महमूद ऑफ गजनी एंड इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क क्या था? शाहनामा। उसके बाद अलबरूनी है, अलबरूनी के इम्पॉर्टेंट वर्क के बारे में बात करते हैं तो वो क्या था? किताब हिंद। एंड अब एक चीज़ और हम देखते हैं कि महमूद ऑफ गजनी के कारण मतलब क्या चीज़ें हुई। तो महमूद ऑफ गजनी ने क्या किया था? इंडिया में बहुत सारे रेड्स करें, ठीक है, तो उन्होंने क्या एक रास्ता दे दिया तुर्क्स को एंड अफ़गान्स को कि वो इंडिया में ईजिली एंटर कर सकें, ठीक है। तो इन्होंने उनके लिए एक रास्ता बना दिया। इंडिया की इकोनॉमिक रिसोर्स को बहुत डिस्ट्रॉय किया, मैन पावर को डिस्ट्रॉय किया, हिंदू शाही किंगडम को डिस्ट्रॉय किया, जो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे, है ना, हिंदू शाही किंगडम। तो हिंदू शाही किंगडम क्या करता था? इट वाज लाइक गार्डिंग गेट्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन। तो अभी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा हमारे पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो इंडिया का जो फ्रंटियर था वो बिकम डिफेंसलेस। तो उसके बाद बहुत सारे इन्वेजन देखने को मिलते हैं हमें, तुर्क्स के, अफगान्स के। इसके बाद जो घोरी की बात करते हैं हम, घुरीद किंगडम की या मोहम्मद घोरी की, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।